एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और हम चर्चा कर रहे हैं विकसित भारत के सपने में मध्य प्रदेश के योगदान पर। वो मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब उन पर जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की मजबूती की। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राज्य के श्रम, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। उनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी सबीना तामंग देशमुख। तो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी बेबाकी से अपनी बात सियासत में कहते हैं। कई बार बेबाकी विवादित भी हो जाती है, लेकिन इतना तय है कि जब बोलते हैं तो कम से कम उससे कुछ ना कुछ निकलकर प्रहलाद जी जरूर सामने आता है। पर फिर भी पहला यही सवाल होगा, केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति मन भा रही है? अटल जी बोलते थे कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, जो जिम्मेदारी मिले उसे आदर्श तरीके से पूरा करिए। जब ये भूमिकाएं मिलती हैं तो पार्टी तय करती है। तो मुझे लगता है कि इस पर इस चिंता की बजाय हमें ये सोचना होगा कि हम किससे बेहतर कर सकते हैं। मैं खुश हूं। तो क्या पता इसी अनुभव के आधार पर आपको केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति का हिस्सा बनाया गया हो, क्योंकि आप संघ के करीबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, अमित शाह के करीबी, लेकिन इसके साथ साथ एक जमीनी नेता के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। तो इसका अनुभव कितना मध्य प्रदेश की राजनीति को इसका लाभ मिलने वाला है? जब मैं राजनीति में आया था तो हम चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले लोग थे। कभी सोचा नहीं था कि चुनावी राजनीति करेंगे। 9 चुनाव लड़ लिए, 8 लोकसभा के, 1 विधानसभा का। फिर लगता था कि नलिया और पुलिया की राजनीति की बजाय विचारधारा की राजनीति करनी है, तो संसद में वो अवसर मिला। लेकिन हम लौटकर आते थे कि जिन लोगों ने हमारे साथ में संघर्ष किया और जिन्हें कीमत चुकाई, उनको हम दिल्ली में बैठकर नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहां पर आप योजनाओं पर काम कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। कोई शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मेरी संतुष्टि का मूल कारण है कि मैं अपने जिले में वापस गया हूं। जो लोग मेरे साथ संघर्ष में शामिल थे, उन सब की उम्र 60 के पार हो गई है। ये सच है कि उन्हें जो कष्ट भोगा मेरे, क्योंकि मैं तो लड़ता रहा पूरी जिंदगी। आज एक सुकून तो है कि हम बैठकर मिलते हैं, और नहीं तो दिल्ली में रहने के बाद तो देश घूमने में ही, और उसके बाद संसद, आप क्षेत्र में सैटरडे संडे आ गए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये संतुष्टि अब बड़ी है। और मैं भी अब इतने चुनाव मैंने लड़ लिए हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि वापस आए हैं हमारे पुराने लोग, जिनसे हम चर्चा करते थे, जिनसे हम सीखते थे और मिलकर लड़ते थे। उनके बीच हम समय देने की स्थिति में हैं और हम बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। जो मोदी सरकार ने एक रवैया बनाया कि सैचुरेशन पर जाना है, बिना मांगे देना है, न्याय देने की जो सामर्थ्य है, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए, बिचौलिया अगर हट जाएगा, तो मानकर चलिए कि हमारी नीतियां इतनी अच्छी हैं, गरीब आदमी को न्याय भी मिलेगा और उसका भला भी होगा। पर बिचौलियों को हटाने की भी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से जो मौजूदा सरकार है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर है। अच्छा, एक भविष्यवाणी जो आप हमेशा से आपने की है कि 29 में से 29 मिलेंगे, सीटें आई, छिंदवाड़ा हमारा होने वाला है, गढ़ में सेंध भी मार दी आप लोगों ने, दिग्विजय सिंह को लेकर भी आपने भविष्यवाणी की, वो भी यहाँ पर पूरी हुई। लेकिन 400 पार का नारा, इसकी भी तो भविष्यवाणी बार बार की जा रही थी। वहां कहाँ चूक हुई और क्यों चूक हुई? नहीं, मैं राज्य की राजनीति करता हूँ। 2003 का चुनाव जब हुआ था मध्य प्रदेश में, जब दिग्विजय सिंह जी को हमने हराया था, उस चुनाव में मैं बहुत निचले स्तर पर इन्वॉल्व था। जब मैं 2023 में देख रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूं। जब आप जमीन पर होते हैं तो आपका आकलन होता है। जैसे मैं छिंदवाड़ा में खुद चुनाव लड़ा हूं, और मैं चुनाव कैसे हारा हूं ये भी मैं जानता हूं, चुनाव वो कैसे जीतते हैं ये भी मैं जानता हूं। तो मैं जानता था कि भय मेरे लड़ने से खत्म हो गया, लेकिन भ्रम और षड्यंत्र अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि उसके पीछे पैसा है और समझौते हैं।
और इसलिए इस बार मुझे लग रहा था जिस प्रकार से पार्टी ने हमको छूट दी थी, उससे साफ मैंने कहा था कि नहीं, हम छिंदवाड़ा जीतेंगे। क्योंकि भ्रम और षड्यंत्र को अगर दूर करना है तो एक बार जद्दोजहद आपको करनी होगी, और वो करने की स्थिति छिंदवाड़ा में थी। तो 13 जुलाई को क्या होने वाला है? 10 जुलाई को मतदान, 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। उपचुनाव है, लेकिन मरवाड़ा सीट का जिक्र कर रही हूं मैं। आपको लगता है कि अमरवाड़ा में मैं अभी तक गया नहीं हूं, लेकिन अमरवाड़ा हमारे लिए टफ सीट रही है। हम कभी सीधे चुनाव में वहां जीते नहीं हैं, अभी तक का इतिहास ये है। लेकिन मुझे लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। मतलब ये किस आधार पर? क्योंकि जो देखा जा रहा है वहां का समीकरण बहुत टफ, आपने खुद माना। मैंने माना टफ है, बहुत टफ है। कभी लेकिन क्या ये साख का सवाल बन जाएगा अगर जीत हुई? मुझे लगता है कि जो वहाँ के वर्तमान के विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है, हरदई जागीर का एक असर है। क्योंकि मैं नरसिंहपुर, उसकी सीमा लगी हुई है, मैं उनको हराने के लिए मेरे अनौज जाते थे, तब बामुश्किल हम आधे पर आ पाते थे। तो मैं उस आधार पर कहता हूं कि उनका भी एक पैकेट वोट है, और इसलिए चूंकि ये सच है कि हमारे लिए वो टफ सीट रही है, इसलिए संघर्ष वहां पर है, लेकिन एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को। कमलनाथ वाला किस्सा पूरा क्या रहा? ऐसा लगा कि कांग्रेस का साथ छोड़कर वो बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं, कमल उनके हाथ में होगा। फिर ऐसा क्या हुआ? समीकरण नहीं बंधे, उनकी कुछ शर्तें थी या पार्टी की कुछ शर्तें थी? क्योंकि हमने तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार देखी हैं। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं सदैव कमलनाथ जी के कार्यप्रणाली का विरोधी रहा हूं। पार्टी कोई फैसला करती तो मैं स्वीकार करता, लेकिन कोई मुझसे पूछता तो मेरी सहमति का सवाल नहीं। अच्छा, आज भी मैं अपनी दूर तक नहीं होती। हाँ, तो मुझे इस उधेड़बुन में पड़ना नहीं था। मेरा स्टैंड बड़ा साफ था कि कमलनाथ जैसे लोगों के खिलाफ जिसके हम लगातार लड़े हैं, मैं तो लड़ा ही हूं, मैंने तो कभी समझौता नहीं किया। इसलिए मेरी मंशा थी कि वो ऐसे लोग भाजपा में ना आए। ईश्वर ने मेरी सुनी, बाकी का मुझे नहीं पता। नहीं, आपका स्टैंड बिल्कुल साफ रहता है, क्योंकि ओएसडी की नियुक्ति को लेकर हमने सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा। अब चाहे आप इसे कहें कि आपने अपनी बात रखी, या इसे सियासी तौर पर आपकी नाराजगी के तौर पर भी लिया गया, आपकी बेबाकी के तौर पर भी लिया गया, कि बहुत कम देखा जाता है कि आप खुलकर कहते हो कि हाँ भाई, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो नाम है, उसे लेकर सवाल है और वो जहन से जाना चाहिए अगर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। वो क्या कुछ रहा? क्या वाकई वो नाराजगी इस कदर हुई कि बैकफुट पर आना पड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें राजी नाराजी का सवाल नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। आज संवाद में थोड़ी बहुत कमी दिखती होगी, क्योंकि पार्टी बड़ी हो गई है, अनेक प्रकार के काम हैं। अगर हमारा प्रदेश अध्यक्ष ये चाहे कि वो सारी बैठकों में उतना ही समय दे दे, उसके बाद संभव नहीं है, क्योंकि वो सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राज्य की सरकार भी है, अन्य चुनौतियां हैं। तो ये हो सकता है कि संवाद का समय कम हो, लेकिन मैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़ी पीढ़ियों के साथ मैंने काम किया है, क्योंकि हम लोग भाग्यशाली लोग हैं, शिवराज जी हैं, हम तो तीसरी पंक्ति के नेता थे, हम लोगों को तो दूसरी पंक्ति का मौका मिल गया। इसलिए इतने लंबे सारे लोगों का राजनीतिक कैरियर है, इस बात को समझना होगा। और उसी आधार पर जब मैं ये बात कहता हूं तो ये नाराजी नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं वो कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करके जमीन पर सोकर पार्टी का काम करता था, हमने 80 के परिणाम भी देखे हैं, 84 के परिणाम भी देखे हैं, जहाँ 2 सांसद थे। फिर उसके बाद में 90 में हमने देखा है, 90 के बाद में गठबंधन की सरकारें देखी हैं, अटल जी की सरकार देखी है। उसके बाद ही सारे परिवर्तन हमने अपनी आंखों से सब लोगों ने देखे हैं। और इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि जो गलतियां नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होनी चाहिए। अटल जी कहते थे कि संस्थागत विश्वास कभी टूटने मत देना। संस्थागत विश्वास की बात होती है कि फिर वो पार्टी का भी, पार्टी की संस्था बड़ी संस्था है जो आइडियोलॉजी के लिए काम करती है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। तो फिर उनका भरोसा ना टूटे, वो निष्क्रिय ना हो जाएं। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमको नुकसान होगा। तो इस बात की चिंता मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। देश की राजनीति में क्या हो रहा है इस वक्त? संसद जिसकी उम्मीद यहां पर जताई जा रही थी कि जिस हंगामेदार तरीके से वो दिखाई दे रही थी, हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि मुद्दों पर बातचीत जो है विपक्ष के जरिए यहां पर की जाएगी, लेकिन राहुल गांधी वाला हिंदुत्व को लेकर कटघरे में जो बीजेपी को खड़ा किया, सबीना जी, मैं कल नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्रीमान राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद, क्योंकि मेरी विधानसभा स्थगित हो गई थी, मैंने घर पर बैठकर उनका टीवी पर भाषण सुना। मैं बहुत छोटी उम्र में संसद में गया हूँ, 28.5 साल का था। गांव में एक किसान का बेटा था जो
मुझे दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, प्रवास के कारण, पढ़ने के कारण, संघर्ष के कारण। हम जैसे लोग भी जिनको कभी मैच्योर नहीं माना जाता था, सदन में हमने ऐसी गलती कभी नहीं की। हमने जीवन में सदन के नियमों का पालन किया। मैं इतने लंबे कार्यकाल में कभी भी बेल के भीतर नहीं गया। मैं अपनी सीट के अलावा किसी ने मुझे दूसरी की सीट पर बैठे हुए नहीं देखा होगा। जब मैंने राहुल गांधी का भाषण सुना, एक भी नियम का पालन नहीं, एक भी परंपरा ऐसी नहीं जो उन्हें तोड़ी ना हो। आसंदी पर टिप्पणी करना मतलब संसद सदस्य ना रहे आदमी तो अच्छा है, वो उस आदमी ने वो गलती भी की। सदन के नेता का नाम लेते समय जो अपमानजनक व्यवहार था, वो तो मुझे लगता है कि कोई भी संसदीय परंपरा पर गर्व करने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। बात यही नहीं रुकी है, बात पर सनातन के खिलाफ चली गई। दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा और सत्य की बात करने वाला सनातन, जिसको दुनिया मानती है, उसको हिंसक करने की हिम्मत जुटाना, ये पागलपन के अलावा कुछ और है नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी, वो तो ऐसी कहानी है कि किसी ने कहा कि साहब ये प्रकाश देख लीजिए, तो वो कह रहे साहब हाथ में पकड़ के बताओ, मुझे उसका स्वाद बताओ। तो लोग लेकर गए एक साधु के पास कि भाई इनको समझाओ, ये तो मानने तैयार नहीं है। तो बोले आप गलत फहमी में हो, इसका इलाज कराओ, उसकी आंखें नहीं है। राहुल गांधी इस तरह बर्ताव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक लक्षण नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए घातक होगा। संविधान को लेकर भी, क्योंकि आप केंद्र की राजनीति से जुड़े हैं, इसलिए मैं राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति दोनों तरह के सवाल आपसे उसके जवाब जानने की कोशिश कर रही हूं। संविधान, उसकी प्रतियां लेकर भी संसद के पहले दिन में आया गया, कहा कि ये विरोध का जरिया नहीं है। हालांकि हमने संसद के बाहर देखा, सभी ने अपने हाथों में, विपक्ष ने संसद की प्रति ले रखी थी। आपको लगता है कि वाकई ये विरोध का जरिया नहीं है, या पहले दिन वो मेल मिलाप सामने आना चाहिए था जिसकी उम्मीद देश की करोड़ों जनता कर रही थी कि ठीक है बाद में, क्योंकि ये शायद एक प्रक्रिया का हिस्सा भी हो गया। हालांकि भारी नुकसान करोड़ों का पूरा देश जानता है कि जब संसद स्थगित होती है, जब ये अनाउंसमेंट होता है, कहा जाता है कि दोपहर 2:10 के लिए या फिर आधे घंटे के लिए स्थगित हो गई है, नुकसान दोनों तरफ से जनता को झेलना पड़ता है। पर क्या आपको लगता है कि ये विरोध नहीं था? प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कांग्रेस का बड़ा हथियार है। जब हम लोग युवा मोर्चे में थे तो हम कहते थे कि भ्रम फैलाने में इनसे ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं। सोशल मीडिया आया, हमारी एक यूथ जनरेशन आई, उसने उसका मुकाबला किया। 2014 में हम काउंटर कर पाए और हमने एक अच्छी सफलता जीत की। मुझे लगता है इस पर आकलन करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया हमारे बस में नहीं है। इस कमजोरी को या इस चुनौती को हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि जहां से वो हैंडल हो रहा है, कहीं वो हमको प्रभावित तो नहीं कर रहा। ये 2024 का चुनाव मामूली चुनाव नहीं था। पूरी दुनिया इस बात को देख रही थी कि भारत के परिणाम क्या होंगे। मुझे लगता है कि उस चुनौती को शायद हमने बहुत देर से समझा, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए मैं नहीं मानता कि हम हार गए। जो पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, वो हमको ऐसी भाषा बोल रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार हम मजबूत है। बहुत ज्यादा जो छेड़खानियां हुई हैं पिछले 5 सालों में नियमों को लेकर, कानूनों को लेकर, इस बार इतनी आसानी नहीं होगी। संख्या बल विपक्ष की ताकत नहीं होता। विपक्ष की ताकत होता है समझ रखने वाले लोग। हम 10 लोग हों तब भी हम अपनी बात रखते थे, हम 2 थे तब भी हम अपनी बात रखते थे। आपके पास में विचार नहीं, आपके पास में विजन नहीं है, आपके पास में परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करने का नैतिक साहस नहीं है, आप क्या विरोध करेंगे? गालियां देना विरोध नहीं है, चिल्लाना विरोध नहीं है। तथ्यों पर बात करेंगे तो बात चलेगी, और वो देश का भी भला करेगी, शायद उनकी पार्टी का भी भला करेगी। लेकिन मैं तो दूसरा कह रहा हूं कि देश को समझ लेना चाहिए कि जो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, वो इतने दंभ में हैं कि सनातन को हिंसक बताने की हिम्मत जुटा लेते हैं। हमने किसी के बेटे को दीवार में चुनवाकर धर्म नहीं बढ़ाया, हमने नहीं किया ये पाप। हमने किसी का धार्मिक स्थल तोड़कर मंदिर नहीं बनाए। लेकिन उन पर बोलने की हिम्मत है क्या राहुल गांधी की, या जो लोग ये बात करते हैं? हमारी सहिष्णुता, हमारी अहिंसा की मानसिकता को कमजोरी मानने वाले लोगों को जाग जाना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि इन बातों को, जो कल की घटना है वो सामान्य घटना नहीं है कि किसी नियमों का उल्लंघन हो गया, किसी परंपराएं टूट गई हैं। अगर ये संस्थागत विश्वास टूटेगा तो ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होगा। ये गलती राहुल गांधी ने की है कल। अच्छा, राज्य स्तरीय राजनीति से एक बड़ा अच्छा फैसला यहां पर जो सामने आया
जो शायद सालों पहले आ जाना चाहिए था, जिसपे जनता की प्रतिक्रिया भी ये सामने आई। मंत्रियों के इनकम टैक्स जो हैं अब नहीं भरेगी सरकार, लेकिन ये फैसला तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में सालों पहले कर दिया गया था। देरी हुई इस फैसले को लेने से, क्योंकि बैक टू बैक आप लोगों की सरकार आई, बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन फिर से अब सत्ता की कमान मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास में ही है। फैसला लेने में कुछ ऐसे बेहतरीन फैसले, क्योंकि कहा जाता है कि जब वेतन भत्ते की बात होती है तो सभी पक्ष विपक्ष एक सुर में आ जाते हैं, लेकिन अगर इस फैसले पर भी पहले गौर फरमा लिया होता तो एक बेहतरीन कदम, एक नजीर पेश होती। मेरे मित्र नहीं रहे, वो एक पत्र लिख गए थे, उसमें एक लाइन लिखी थी, पुराने खत पढ़ने का मजा ये है कि जवाब नहीं देने पड़ते। अभी तो डॉक्टर मोहन जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जब मैं संसद में था तो हमको सब्सिडी में भोजन मिलता था, हम कभी नहीं खाते थे, लेकिन गालियां तो हम ही को पड़ती थी, लेकिन वो खत्म हो गया तो चीज़ें ठीक हो गई। मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब्सिडी जैसी चीज़ें स्वतः हमें छोड़ देनी चाहिए। मैं विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद करूंगा, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश का भी करूंगा, उपाध्यक्ष के पद के लिए भी उन्होंने माना कि जो भी दायित्व में आएगा वो अपना इनकम टैक्स भरेगा। ये मध्य प्रदेश से अच्छा संदेश है। अच्छा, ये सवाल जो है मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि कोई चीज़ छोटी या बड़ी है, हर वर्ग की अपनी अहमियत होती है, लेकिन केंद्र की राजनीति याद आती है, वो 8 लोकसभा 9 विधानसभा, ये याद आता है। मतलब निश्चित आता है, थोड़ा मलाल रहता है, आता है, मलाल नहीं रहता। हाँ। अच्छा, मलाल नहीं है, लेकिन याद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो संसद की परंपराएं हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, गीता मुखर्जी, हमारी तरफ से मतलब हुक्मदेव नारायण यादव, बोलने वाले लोग, मतलब जिससे चिंतन झलकता था, सीखने के लिए मिलता था। श्रद्धेय अटल जी बोलते थे कि सारे लोग उतने ही मतों के बीच से चुनकर आए हैं जितने मतों से तुम चुनकर आए हो। उस समय 8.5 लाख मतदाता होते थे, अब तो 17 लाख मतदाता है लोकसभा में। वो कहते थे कि कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए बोलना है, इसलिए सदन में बैठना है, ऐसा मत करो, सुनने के लिए बैठो। अगर एक लाइन भी ऐसी मिलती है जो तुम्हारे जहन में कभी नहीं आई, तुम भी संघर्ष कर रहे हो, वो भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन विषय में ऐसी बातें छूट जाती है जो शायद मेरे दिमाग में नहीं आती, लेकिन सामने वाले के पास होती है। वो जो सीखने का जो मादा है, ये लोकतंत्र की ताकत है। और इस बेबाकी के लिए यकीनन तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत कम जनप्रतिनिधियों में ये हिम्मत होती है कहने की कि हाँ याद आती है। भले ही आप इसे मलाल नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि कहीं कुछ है, ये पार्टी का फैसला आप कह रहे हैं कि पार्टी का फैसला था जो आपने माना है, लेकिन दबाव था क्या? फिर भी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपका केंद्र की राजनीति में बहुत लंबा सफर रहा है, और ये भी माना जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए कि एक वजह ये भी रही ताकि वो जो अनुभव है वो राज्य की राजनीति को मिल सके, एक मजबूत कड़ी हो सके। मैं एक बात आदमी था जिसने कहा था कि मैं इस फैसले से खुश हूं। मैंने तब भी ये बात कही थी, आज भी ये बात कह रहा हूं, आगे भी कोई, इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात पे बने रहना चाहता हूं, मैं सच में खुश हूं। देखिए, जब याद आना तो तय है, 28 साल की उम्र में संसद में गया हूं, और जो अनुभव मेरे पास में है, जो मर्यादाएं परंपराएं मैंने देखी है, तो याद तो आएंगी। सबसे बड़ा मुद्दा नीट है, क्योंकि अब हम आखिरी चरण में है बातचीत के। नीट सबसे बड़ा मुद्दा, क्या इसे कहेंगे? विपक्ष चौतरफा घेर रहा है, इल्जाम पर इल्जाम, आरोप पर आरोप है, लेकिन उन आरोपों का सटीक जवाब आपके जरिए क्या है? नहीं, हमने कार्रवाई के लिए, सरकार तैयार थी, उस कार्रवाई करेगी और कार्रवाई कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। और हम मानते हैं कि हम अपने आने वाले भविष्य को हमसे बेहतर जिंदगी देने का संकल्प लेने वाले लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमसे बेहतर जिंदगी उनकी हो, उसमें कोई कमी बेसी है तो उसको दूर करेंगे। तो रग रग में एक बार फिर से शिवानी सियासी समीकरण यहाँ पर नजर आया, और एक बार ओवर टू यू शिवानी। बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद जी, कृपया आप मंच पर बने रहें, और मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और मंत्री जी को धन्यवाद दें।